संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये चर्चा बहुत गर्म है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट मोशन यानी महाभियोग प्रस्ताव पर क्या होगा। इसकी प्रक्रिया को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें पेचीदा हो गई हैं। कौन से सदन में ये पहले आएगा या दोनों सदन में अगर साइमल्टेनियस एक साथ आ जाए तो क्या स्थितियां बनेंगी। संवैधानिक संकट कैसा हो सकता है। क्या दोनों सदन में एक साथ आना इस व्यवस्था को मजबूत करेगा या व्यवस्था पर बुरा असर डालेगा। इन तमाम सवालों पर हम बात कर रहे हैं संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट में वकील आर.के. सिंह जी से। आर.के. सिंह जी, अगर दोनों सदनों में एक साथ जैसी स्थितियां बन गई थीं जिसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया तो क्या स्थिति होती। क्या ये संवैधानिक परंपरा के मुताबिक सही है या इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो सकता था। देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। इस टाइप का सिचुएशन पहले कभी हुआ नहीं था। और अगर आप कानून की व्यवस्था को देखेंगे तो हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो संवैधानिक प्रावधान है वो कहता है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन में ये रिमूवल का जो प्रोसेस है, जिसको पॉपुलर लैंग्वेज में हम इम्पीचमेंट कहते हैं, जबकि उसको रिमूवल कहा जाता है, वो उसको इनिशिएट किया जा सकता है, या तो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। तो जस्टिस वर्मा के केस में ये लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, 145 एमएलएज ने किया था, और सेकेंड हाफ में फिर ये राज्यसभा में भी मोशन आ गया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि अब तो एक ही दिन दोनों सदनों में मोशन मूव हो गया, दोनों सदनों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो मेरा जाती तौर पे मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रोपराइटी थी ऑन द पार्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कि ऑलरेडी जब लोकसभा में ये एडमिट हो गया था तो इसको राज्यसभा में इस मोशन को एडमिट नहीं करना चाहिए था। संविधान जो है हमारा बस रिटन ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें परंपराओं से भी चलती हैं, और जब वो परंपरा कहीं लिखी नहीं होती है या पहले की नहीं होती है तो एक हारमोनियस वे में उस परंपरा कन्वेंशन का इजाद भी किया जाता है। तो कायदे से लोकसभा में चूँकि पहले हुआ था और ये पूरी प्रोसीडिंग लोकसभा में ही चलनी चाहिए। धनखड़ साहब ने इसको राज्यसभा में ला करके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रोपराइटी किया था। अगर दोनों सदनों की जांच समिति कन्विक्ट कर देती तब तो ये बहुत इंटरव्यूइंग सिचुएशन क्रिएट हो जाता। तो वैसे सिचुएशन में जस्टिस वर्मा को फ़ायदा हो जाता, जबकि ऐसा होता नहीं। और अगर इसके जानिब उन्होंने रिजिग्नेशन दिया है तो ये ठीक किया है, ये इस्तीफ़ा होना चाहिए था, क्योंकि वो खुद भी एक संविधान विशेषज्ञ रहे हैं। किसी अल्टीरियर मोटिव से या किसी परोक्ष कारणों से उन्होंने ये काम किया। अगर किसी को संविधान की जानकारी नहीं होती, और इतने उच्च पदों पर बैठे हुए आदमी को अगर संविधान की जानकारी ना हो, ये माना नहीं जा सकता है, क्योंकि पूरी टीम काम करती है। तो कहीं ना कहीं एक हम इसको अगर कोट एंड कोट में बोलें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिसचिफ की तरफ भी इशारा करता है, जिससे इनको बचना चाहिए था अगर यही इमीडिएट कारण है तो। सिंह साहब, अगर दोनों सदनों में साइमल्टेनियस चलता, एक सदन में लोकसभा में मान लीजिए वो मोशन गिर जाए और एक सदन में पास हो जाए, वैसी स्थिति में क्या होगा। क्या फिर दोनों एक दूसरे को अपने प्रस्ताव भेजेंगे, क्या होगा। इसके पहले ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारे संविधान में। जैसे रामास्वामी के समय, दिनकरन के समय, स्वामित्र सेन के समय ये प्रोसीडिंग्स चली थी, दोनों प्रोसीडिंग्स गिर गई थी। ऐसा कभी हुआ नहीं है और भविष्य में भी ऐसे कुछ होने की संभावना नहीं है। अगर इसी संभावना के मद्देनज़र अगर उपराष्ट्रपति साहब का इस्तीफ़ा हुआ है तो बिल्कुल सही हुआ है। तो ये आप क्या कारण मानते हैं इस्तीफा होने को। क्या वजह रही, राजनीतिक वजह थी, संवैधानिक थी, निजी थी, क्या। जो संविधान, जो इस्तीफे का मसौदा है वो प्राइमा फेसाई कहता है हेल्थ ग्राउंड पे, लेकिन मॉर्निंग तक उनका हेल्थ ठीक था। सेकंड हाफ के बाद मोशन एडमिट करने के बाद हेल्थ ख़राब हो गया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि संवैधानिक स्वास्थ्य खराब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ ख़राब हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ अगर संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों का ख़राब हो जाता है और वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो रिपब्लिक में बहुत अफसोस नहीं होना चाहिए। सिंह साहब, ये इस्तीफ़ा अपने आप में एक यूनिक लगता है, क्योंकि मुझे आज तक दिखा नहीं कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तित्व ने इस्तीफा देते समय संविधान के अनुच्छेद का जिक्र किया हो। हाँ, ये यूनिक है, इस कारण से ये यूनिक है। मैं बहुत चैनलों पे देख भी रहा था कि लोग कह रहे थे कि एक ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि शायद प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। जब वो 67A में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था तो वो इस्तीफ़ा यूनिलैटरल हो गया था। आप देखे होंगे इस्तीफ़ा में उन्होंने 67A आर्टिकल का जिक्र किया है। तो वो 67A में यूनिलैटरल मीन्स जैसे ही वो रिटन इस्तीफ़ा कम्युनिकेट हो गया प्रेसिडेंट को, वो फुल एंड फाइनल है। अब वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करें कि ना करें। तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस
वो कंप्लीट माना जाएगा और उसके बाद 68 एप्लीकेबल हो जाएगा। मींस नए वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 60 डे के अंदर एज सुन एज पॉसिबल लिखा गया है, प्रेफरेबली 60 दिन के अंदर इनिशिएट कर देना होगा, उसको कंप्लीट करना होगा। आपने संविधान को जिया भी है, पढ़ा भी है, घोटा भी है। क्या इससे पहले ऐसी कभी स्थिति आई थी कि बीच सत्र में किसी उपराष्ट्रपति को यानी राज्यसभा के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा हो, या कभी कोई ऐसी स्थिति बनी हो जो आज तक लोग उसको याद रखते हैं? ये आइडेंटिकल सिचुएशन तो नहीं था, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन राइज की थी जब जाकिर हुसैन साहब नहीं रहे थे और वीबी गिरी साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, तो संविधान के प्रोविज़न के हिसाब से उनको वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का रोल भी अदा करना पड़ता है। और उसी समय वो इलेक्शन भी लड़ने लगे थे प्रेसिडेंट का, तो एक साथ वो 3 काम कर रहे थे, प्रेसिडेंट भी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी थे और इलेक्शन भी लड़ रहे थे। सब्सिक्वेंटली ही बिकम प्रेसिडेंट। सो ऐसी कोई मतलब आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन हाँ ये रही है जो एसिमेट्रिक मानी जा सकती है इसके बराबर। तो अब ये माना जाए कि आपने जो परंपराएं और जो प्रावधान बताए हैं, इसमें राष्ट्रपति जी ने एक्सेप्ट कर लिया धनखड़ साहब का इस्तीफा उपराष्ट्रपति का, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। नहीं, कोई चॉइस नहीं था। 67 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो कोई चॉइस बचती नहीं है। दूसरी बात मुझे इस बात को समझना होगा कि उपराष्ट्रपति का एक ऐसा पद है जिसके पास कोई एक्सिक्यूटिव पावर्स नहीं है। वो इकलौता ऐसा पद है जिसके पास कोई एक्सिक्यूटिव पावर नहीं है। वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के हो सकते हैं, तो उनको एक्सिक्यूटिव पावर इसलिए नहीं दिया गया था। और संविधान इस मामले में खामोश है कि इनकेस अगर वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर के पहले डेथ हो जाता है, रिज़ाइन कर देते हैं, तो फिर क्या होगा। वहाँ पे खामोश इसलिए है क्योंकि इनके पास कोई एक्सिक्यूटिव पावर नहीं है। प्रेसिडेंट के पास एक्सिक्यूटिव पावर्स हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट से लेकर के ब्यूरोक्रेट्स के अपॉइंटमेंट तक, लेकिन इनका सिर्फ काम एक सेरेमोनियल है और राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का। लेकिन अगर इनके नहीं रहने के बावजूद भी राज्यसभा का कार्रवाई डिप्टी चेयरपर्सन कर सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसी से संविधान निर्माताओं ने जानबूझ करके ये वैक्यूम छोड़ा था। इससे पहले कि बारिश तेज़ हो, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, अगर बीच में कोई सदस्य इस्तीफा दे दे या वो नहीं रहे तो उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है, उपराष्ट्रपति के लिए क्या नियम है? उपराष्ट्रपति का नियम बिल्कुल स्पष्ट है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि जब से उनका इलेक्शन होगा तो वो फुल टर्म के लिए माना जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव मान लीजिए कि 5 साल के लिए अगर कोई सदन चुनी जाती है लोकसभा, प्रधानमंत्री 2.5 साल के बाद रिज़ाइन कर देते हैं और कोई नए प्रधानमंत्री आते हैं, तो कोई थोड़ी 5 साल के लिए फिर सदन को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का ये बिल्कुल इंटीग्रल फैक्ट है कि उनका जो टेन्योर होगा फ्रॉम द डे व्हेन ही विल अज्यूम द ऑफिस, इट विल लास्ट फॉर फुल टर्म, जो उनको एक नॉर्मल टर्म 6 साल इधर 5 साल उधर मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी जैसा कि बीबी गिरी साहब की घटना बताई सिंह साहब ने, तो उस घटना वैसी बहुत सारी रोचक घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। एक और रोचक घटना ये हुई है कि बीच सत्र में, यानी संसद का सत्र चल रहा है, उसमें किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो, तो ये भी इतिहास के पन्नों में एक पन्ना और दर्ज हो गया है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।